कोलकाता रेप केस को जितना सिंपल दिखाने की कोशिश की गई है उतना वो सिंपल है तो नहीं, ये बात एकदम पानी की तरह साफ है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ऐसी कई हिडन चीजें सामने आई हैं जो सीधा तीन जगह सवाल उठाती है। पहला पुलिस, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा जुडिशरी पर। अब ये कैसे, आइए बताते हैं। चलिए पहले पुलिस की बात कर लेते हैं। यूजुअली जब ऐसी सिचुएशन हो जहां दो गुट में दंगे होने वाले हो या हो रहे हो तो पुलिस उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक पर लीगल एक्शन लेने की थ्रेट्स देती है। बेसिकली ये फंडा होता है कि कहीं कोई रूमर्स ना फैल जाएं जिससे चीजें कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, और तब भी अगर चीजें कंट्रोल में ना हो तो सेक्शन 144 इंपोज हो जाता है। लेकिन कोलकाता में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ वहां एक ही साइड है, एक ही गुट है जो प्रोटेस्टर्स की है, जो सिंपल इंसाफ मांग रहे हैं। तो फिर पुलिस लीगल एक्शन की थ्रेट्स क्यों दे रही है? थ्रेट्स उन सभी को जो कुछ भी सोशल मीडिया, एक्स या अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस केस के बारे में लिख रहे हैं। ऑनलाइन पोस्ट को टेक डाउन करने के लिए ऐसी धमकियां भेजी गई हैं जैसे कि वो खुद ही गुनहगार हो। धमकियां ऐसी कि आपके करियर बर्बाद कर देंगे, आपको अरेस्ट कर लेंगे, एक्सेट्रा। मतलब वो सारे एक्शन लेंगे जो शायद इतने रिक्वायर्ड है ही नहीं, लेकिन वो नहीं करेंगे जो सही में जरूरत है। संजय रॉय, जिसकी पहले 4 शादियां हो चुकी हैं, जिस पर 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर असोल्ट करने का भी आरोप है, जिस पर एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स अगेंस्ट वुमेन, इतने सारे एलिगेशन हैं। यहाँ तक कि उनकी खुद की मदर इन लॉ कहती है कि संजय रॉय लोगों से पैसे लेते थे और उनको पुलिस में नौकरी लगवाने का वादा करते थे। उसके लिए पुलिस को एक बार भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, और ऐसे इंसान को आरजीकर कॉलेज में सिविक वॉलंटियर अपॉइंट किया गया। गनीमत की बात तो यह है कि कोलकाता पुलिस के खुद के एक सर्कुलर में यह साफ लिखा हुआ है कि सिविक वॉलंटियर वही हो सकता है जिसका खुद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो फिर संजय रॉय को एक गवर्नमेंट कॉलेज एज अ सिविक वॉलंटियर बनाकर कैसे छोड़ा गया? ये तो वही बात हो गई कि सब कुछ पता होते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध लेना। क्या पुलिस को पहले से ये सब नहीं पता था? क्या एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ था? क्या अपॉइंट करने के बाद सारे एलिगेशंस को दबा दिया गया? अगर ये सब चीजें सही में चेक होती तो आज एक डॉक्टर हमारे बीच जिंदा होती। और ऐसे क्या वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इन्हें एक सिविक वॉलंटियर चुना गया? लाइक कोई एग्जाम पास किया हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग हो, या फिर ये कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड थे जो एक सिविक वॉलंटियर चुने गए, या फिर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे? टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट कहती है कि सिविक वॉलंटियर का काम पुलिस के नाम पर हफ्ता वसूलना होता है। इनके पास एक बाइक भी थी जिस पर बड़े गर्व से पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ था। और तो और एक सिविक वॉलंटियर होने के नाते वो किसी भी वक्त हॉस्पिटल के किसी भी कोने में हो सकते थे। यानी कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पुलिस ने खुलेआम एक दरिंदे राक्षस को खुला छोड़ा हुआ था और बस वेट कर रहे थे कि कब कोई अनहोनी हो। इसके साथ ही स्टेट सीएम ने 1,30,000 सिविक वॉलंटियर्स का टारगेट दिया था, जिसमें से 1,19,916 वॉलंटियर्स हैं, जिसमें से 35 को आरजीकर कॉलेज में अपॉइंट किया गया था एज अ गार्ड, जिसमें से एक संजय रॉय भी थे। अगर बाकी का जो फिगर दिखाई दे रहा है उनका भी ऐसे ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ है जैसे कि संजय रॉय का हुआ था, और उनमें से अगर कुछ का भी ट्रैक रिकॉर्ड संजय रॉय जैसा है तो चीजें तो और भी बदतर हो सकती हैं। और तो और 14 अगस्त की रात को 7,000 लोग आरजीकर कॉलेज में दंगे करने कैसे पहुंच गए? पूरा हॉस्पिटल तहस नहस किया, प्रोटेस्टर्स और पेशेंट की फैमिली तक को मारा गया, जो हाथ आया उसे तोड़ दिया गया। तो जब ये कांड हुआ तब पुलिस क्या कर रही थी? और अगर 7,000 लोगों को कंट्रोल करना पुलिस के बस की नहीं था तो फिर ये लोग प्रेसिडेंट रूल की डिमांड क्यों नहीं करते? अब चलिए जरा स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लेडी की एक्सपेक्टेशन एक लेडी सीएम से बढ़ जाती है। मन में ये उम्मीद कि एक फीमेल के दुख को बहुत अच्छे से समझेगी और उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। लेकिन बी सरप्राइज टू सी दैट कि जिसके हाथ में सत्ता है, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन जिसके अंडर है, वो खुद विक्टिम बनकर प्रोटेस्ट में भाग ले रही है। वो केस जो खुद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, जिनके अंडर लॉ एंड ऑर्डर खुद आता हो, वो जिम्मेदारी लेने की बजाय अपने फेलियर को इस तरह छिपा रही है। एक तरफ पुलिस कहती है कि क्राइम ऑफ सीन इंटैक्ट, यानी कि एकदम सही सलामत है, किसी ने एविडेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। साथ में ये भी कि अगर किसी ने झूठी खबर फैलाई तो पुलिस लीगल एक्शन लेगी। वहीं स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि जरूर अपोजिशन पार्टी ने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की। अब हम कंफ्यूज हैं कि सच क्या है, एविडेंस डिस्ट्रॉय हुए थे या नहीं?
और एक ही स्टेट की पुलिस और गवर्नमेंट की वर्डिक्ट इतनी अलग कैसे? क्योंकि एज अ सीएम स्टेट पुलिस तो आपके अंडर ही आता है, तो दोनों वर्डिक्ट में इतना अंतर कैसे है? यहां तक कि हाई कोर्ट खुद कहता है कि 7,000 लोगों का हॉस्पिटल तबाह करना स्टेट का इशू नहीं बल्कि स्टेट का फेलियर है। आखिर कौन थे ये लोग? और एज अ स्टेट गवर्नमेंट क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप उन प्रोटेस्टर्स और उनकी फैमिली को सेफ रखें जो शांति से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं? यहाँ तक कि सबसे बड़ी गनीमत की बात तो यह है कि अरेस्ट होने वाले लोगों में से कुछ लोग तो टीएमसी के ही हैं। ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की है जिसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ट्रांसफर क्यों हो रहा है? एकदम से 40-42 डॉक्टर्स से क्या ऐसी गलती हुई जिनकी वजह से उनका ट्रांसफर करना पड़ा? यूजुअली ये तो सबसे इजी टेक्निक है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट का मुंह बंद कर दिया जाए। यूजुअली कोई भी आईएएस या पब्लिक सर्वेंट जरा से भी ज्यादा सवाल करे या फिर करप्शन ना करे, फालतू के ऑर्डर्स को ना माने, बेसिकली वो करने की कोशिश करें जो पब्लिक और इंसाफ के लिए सही है, तो उनको सीधा ट्रांसफर कर दो, क्योंकि बाबू भैया ईमानदारी से सत्ता थोड़ी ना चलेगी। हालांकि इस आउटरीच के बाद ट्रांसफर कैंसिल तो हो गया, लेकिन इन ट्रांसफर को जिस ऑफिसर ने मंजूरी दी थी गुनहगार तो वो भी है। अब ये बात तो फैक्ट है कि पॉलिटिशियंस के लिए वुमेन्स हमेशा से ही एक राजनीति और वोट बैंक का मुद्दा ही रही। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे किसी भी आदमी को टिकट नहीं दिया जाता जिस पर सेक्सुअल असोल्ट का केस हो, उसकी इमेज अच्छे से पोर्ट्रे करके स्टेज पर उनके साथ फोटो नहीं खिंचाई जाती, और अगर कोई इस आरोप के चलते जेल में भी हो तो इलेक्शन के टाइम पर उसे बेल नहीं मिलती। लेकिन ऐसा तो होता है। एंड आई एम नॉट टारगेटिंग एनी सिंगल पार्टी, ये सभी पार्टी के साथ होता है, सभी पार्टी में होता है। सिर्फ अच्छे लीडर्स ही महिलाओं के बारे में सोचकर कुछ करेक्ट एक्शन लेते हैं, अदरवाइज महिलाएं पॉलिटिशियंस के लिए सिर्फ नारेबाजी और वोट अट्रैक्ट करने का टॉपिक होती। अब ये तो थी स्टेट गवर्नमेंट की बात। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो अभी ये खबर सामने आई बीते ट्यूसडे की, जब इस केस में पिटीशंस सुनी जा रही थी कि इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। तब जो लॉयर्स सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे थे, इनमें से एक लॉयर ने एक बड़ी गंभीर बात। दरअसल फिरोज अटल जी जो काउंसिल थे, उन्होंने सीधा कहा कि इस केस में भी जो एक्यूज्ड है उसको कुछ नहीं होगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो कामदुनी केस पर काम कर चुके हैं। कामदुनी रेप केस में भी एक्यूज्ड को छोड़ दिया गया था। एक्चुअली विनीत गोयल जो अभी के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने कामदुनी रेप केस को भी जांच किया था और उस वक्त वो आईजी थे सीआईडी ब्रांच में, और ये भी कहा कि उन्होंने उस केस में ब्लोचिंग की थी। ब्लोचिंग मतलब मार्किंग या कलर करना, या बेसिकली कह सकते हैं कि स्किन के ऊपर छेड़छाड़ करना या कुछ ड्रॉ करना जिससे शेप या ओरिजिनलिटी बदली जा सके। अब काउंसिल का कहना है कि उस केस में ब्लोचिंग की गई थी और एक एक्यूज को छुड़वा दिया गया था। यहाँ तक कि काउंसिल का कहना यह भी है कि उस केस की वजह से कमिश्नर की पोस्ट को रिवॉर्ड भी किया गया है। The accused will be acquitted, and I will show it to your lordship how he will be acquitted. Because this very commissioner of police was the inspector general of the CID when Kamduni murder took place. It is due to his blotching up of the entire case that today Kamduni has failed. I was a defense counsel. I defended them. But today when I appear for the victim, this person has now been rewarded by being made a CP. This person should be put on compulsory waiting. He is the person who is responsible for the Kamduni rape and murder because he was the head of the investigation. Okay. He blotched it up completely. And the same thing he has done. What he has done, he has on the victim's body, he bought a scratch mark. In the Kamduni case, same thing happened. They bought a scratch mark on the victim. We argued, and this honorable court acquitted that person with a scratch mark. Same thing. Same modus operandi by this Vineet Goel. He needs to go. अब चलिए शॉर्ट में कामदुनी केस के बारे में भी जान लीजिए। ये केस 7 जून 2013 में हुआ, निर्भया केस के कुछ वक्त बाद। ये हुआ था पश्चिम बंगाल के कामदुनी गांव में, जहां एक बीए की स्टूडेंट थी 20 साल की, वो कॉलेज से घर जा रही थी, तभी उसका ब्रूटली गैंग रेप और मर्डर कर दिया गया। इस केस में पहले तो सारे एक्यूज्ड को सजा दे दी गई, लेकिन कुछ वक्त बाद कुछ एक्यूज्ड की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास में बदल दिया गया, और उनमें से एक एक्यूज्ड आमीन अली को छोड़ दिया गया, ये कहकर कि उनके खिलाफ इनसफिशिएंट एविडेंसेस है।
फिरोज अटलजी का कहना है कि उस वक्त वो केस में डिफेंडर थे, लेकिन इस केस में वो विक्टिम की साइड से हैं। अभी इंसिडेंट्स बड़ी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, और जब चीजों को ऐसे भी मोल्ड किया जा सकता है तो ऑथेंटिक इंसाफ की उम्मीद करना तो फिर बेकार है, क्योंकि आम जनता का जो विश्वास है कि हमें इंसाफ लॉ एंड ऑर्डर में मिल जाएगा, और अगर ऐसा होता है या होगा तो आम जनता का विश्वास तो हिल सकता है। वहीं निर्भया केस में भी 7 साल लगे विक्टिम को इंसाफ मिलने में। एक्यूज ने बार बार हर कोर्ट से अपील की और प्रेसिडेंट ने उनकी मर्सी पिटीशंस को बार बार रिजेक्ट की। एंड हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना बिखरा हुआ है कि जिन 4 लोगों को सजा मिली थी उन चारों को एक साथ फांसी देना जरूरी था। तो कभी एक पिटीशन फाइल करता और जब उसकी रिजेक्ट होती तो दूसरा एक्यूज पिटीशन फाइल करता, और जब तक प्रेसिडेंट ने चारों के मर्सी पिटीशंस को रिजेक्ट नहीं किया तब तक उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी। और सिर्फ इसी की वजह से 9 साल लग गए विक्टिम को इंसाफ मिलने में। और इंसाफ भी कैसा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जब इस केस को एक्सप्लेन किया था तो तभी कहा था कि फांसी की सजा देने से विक्टिम को असली में क्या ही इंसाफ मिले, क्योंकि वो ना तो हमारे बीच है, इनफैक्ट उसके ऊपर भी आज सवाल उठाए जाते हैं और उसका परिवार आज भी अपनी बेटी के दुख के कारण सफर कर रहा है। और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की यही प्रॉब्लम है कि केसेस का सॉल्यूशन एकदम स्लो मोशन में होता है, धीमे धीमे। अब आप ही बताइए किसको डर नहीं लगेगा इन सब से जब एक केस को सोल्व होने में 9 साल लग जाए। मैंने एक बात नोटिस की, जब मैंने पिछली वीडियो कोलकाता केस पर बनाई और उसे शेयर किया तो सिर्फ कुछ फीमेल्स ने रिएक्ट किया और कुछ ने तो आवाज उठाना भी जरूरी नहीं समझा, जैसे कि इन सब से उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो, वो इन सब से यूज्ड टू हो गई है। और गनीमत की बात तो ये है कि कुछ चुनिंदा आदमियों को छोड़कर किसी ने इससे मतलब लेना जरूरी ही नहीं समझा, जैसे कि वो उनकी प्रॉब्लम ही ना हो। अब ये लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये आदमी या औरत की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है। हमारी सभी की आवाजें एक होनी चाहिए और गोल यही कि विक्टिम को इंसाफ मिले और आगे निर्भया, कामदुनी, हाथरस, कोलकाता जैसे केसेस ना हो। अदरवाइज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, इन सब बातों का मतलब तो नहीं रह जाएगा। कुछ वक्त बाद इस केस की हाइप खत्म हो जाएगी, आदमी सब वैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे, औरत वैसे ही ऑफिस करके अपने घर में आकर वही काम करेगी डेली वाला, और अगर औरत इरिटेट होकर कुछ कह भी दे तो घर में सास बहू देखकर बहू पर वैसे ही अत्याचार करेगी, क्योंकि यहाँ तो एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। क्योंकि अगर खाना खाने के बाद माँ अपने लड़के को बर्तन उठाकर रखने के लिए कहती तो उसकी भी एक आदत होती, बजाय ये करने के माँ बेटी को ही बेटे की प्लेट उठाकर रखने के लिए कह देती है, ये देखकर कि वो एक लड़का है। और यही साइकिल जनरेशन टू जनरेशन घूमता रहता है, बस थोड़ा मॉडिफाई होकर। ऐसे ही सेम साइकिल चलता रहेगा, फिर किसी स्टेट में एक लाश मिलेगी, 2 दिन लोग बोलेंगे और फिर सब कुछ वैसा का वैसा ही, क्योंकि हमेशा से मैन वर्सेस वुमेन होता आया है। बजाय ये एक नेशनल इशू होने के अभी भी ये इशू सिर्फ फीमेल्स का ही दिखाई दे रहा है। अभी सबके एकजुट होने की जरूरत है, ये सवाल पूछने की जरूरत है कि आरजी कार कॉलेज में इतने सालों से ये जो केसेस हो रहे हैं, जो पहले भी हो चुके हैं, इनका जवाब क्या है। जिस विक्टिम की डेथ को अननेचुरल डेथ कहने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा पहले भी क्या हो चुका है। अब वक्त है साथ खड़े होकर आवाज उठाने का, ना कि इस टॉपिक को ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला ना पाकर स्किप करने का। देखिए चॉइस हमारे हाथों में ही है, या तो आंखों पर पट्टी बांधकर इंतजार करें फिर से एक ऐसा केस होने की, या फिर कोशिश करें हमारे डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की। नाउ चॉइस इज योर्स कि इस वीडियो को शेयर करें या ऐसे ही रहने दें।